माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, papers to be laid on the table. Sri Ravi Shankar Prasad. Beg to lay the papers mentioned against my name, HCL number 1, on the table of the House. Sri Santosh Kumar Gangwar. सर, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजों को सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्री मोहन भाई कुंडारिया। महोदय, मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले कागज के संबंध में आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3.1 से 3.2 तक उल्लेखित कागज सभा पटल पर रखने की अनुमति रखता हूँ। Announcement by Chair. I have to inform members that a letter has been received from Professor Jogen Chowdhury stating that he is unable to attend the sittings of the House from the 25th of February to 15th of March 2015 due to various preoccupations in Kolkata. He has therefore requested for grant of leave or absence from the sittings of the current 234 session of Rajya Sabha for the 25th of February to 15th of March 2015. Does he have the permission of the House for remaining absent from the 25th of February to the 15th of March 2015 of the current session of the Rajya Sabha? Yes. Permission granted. Statement by Minister Sri Ananda Gide. उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2013-14 पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 243वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट पर उद्योग संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय समिति की 256वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों अभियुक्तियों के पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की स्थिति का विवरण हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत है। धन्यवाद। Now, Sri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 2 March 2015 will consist. The further discussion and motion of thank on the President's address. Consideration and passing of the following bill as passed by Lok Sabha, the Companies Amendment Bill 2014, the Regional Rural Bank Amendment Bill 2014. The discussion on the statutory resolution seeking a disapproval of the Citizenship Amendment Ordinance 2015, number 1, 2015, and consideration and passing of the Citizenship Amendment Bill 2015 after its passing by the Lok Sabha. The discussion on the statutory resolution seeking a disapproval of the Mine and Mineral Development and Regulation Amendment Ordinance 2015, number 3 of 2015, and consideration and passing of the Mine and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2015 after its passing Lok Sabha. The consideration and passing of the Delhi High Court Amendment Bill 2014. Matters raised with the permission of the chairman. Now, zero hour submission. Now, Sri Tarun Vijay. Sri Tarun Vijay, 0 hour submission. 0 over. अध्यक्ष महोदय, अंडमान निकोबार भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थाईलैंड वहां से 220 नॉटिकल माइल्स, इंडोनेशिया 120 नॉटिकल माइल्स और भारत 520 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा पड़ता है। 500 से ज्यादा द्वीप है जिनमें केवल 37 में मनुष्य आबादी है। 37 में से एक भी का आपस में कोई संबंध नहीं है, न रेल है न सड़क है और भारत से बहुत दूरी पर स्थित है। वहां आप शहीद स्मारक देखने जाते हैं तो पहला उल्लेख जिससे शहीद स्मारक का लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है वह उल्लेख होता है शेर अली का। शेर अली ने वहां पे भारत के क्रांतिकारियों का पर अत्याचार करने वाले वायसराय को मारा था, लेकिन आपको ये दुख होगा सुनकर कि उस वायसराय का स्मारक वहां पे बना है। मैं 2 वर्ष से यहाँ पे अपील कर रहा हूं कि शेर अली का स्मारक बनाया जाए। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से भी चिट्ठी आई कि बनाएंगे, पर शेर अली का स्मारक अभी तक नहीं बनाया गया। मैं मांग करता हूं कि वो बनाया जाए। महोदय, इसी क्षेत्र में वहां पे 3.5 लाख आबादी है, 65,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं
वो कहते हैं एक काला पानी अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी को दिया था, दूसरा काला पानी हमको दिया है। न रेल है न सड़क है। आपातकाल में 12,000 15,000 का एक तरफ का टिकट, दो तरफ के 30,000 मरीज को आपातकाल में ले जाना पड़े बंबई या कलकत्ता या दिल्ली, तो एक परिवार का 1.5 लाख रुपया केवल पहुंचने में खर्च होता है। उत्तर पूर्वांचल की तरह से उनको कोई हवाई किराए में सब्सिडी नहीं दी गई है। क्यों ये किया जा रहा है? वहां पे पानी की समस्या है। इन सरकारी कर्मचारियों, वहां की जो मूल निवासी हैं, उनको भारत मुख्य भूमि में आने के लिए एक हवाई यात्रा में सब्सिडी दी जानी चाहिए। जो शिप है वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन चलती है, 4 दिन पहुंचने में लेती है, उसका किराया ज्यादा होता है, उसके कोई भरोसा नहीं होता है। क्या उन लोगों को वहां पे केवल मरने के लिए, अकाल मृत्यु के लिए आप भेज रहे हैं और फिर कहते हैं कि अंडमान निकोबार हमारा गर्व है, हमारी शोभा है? किस कारण से है वहां पे? अभी हम पिछले हफ्ते थे, 10 दिन से एटीएम नहीं चल रहा वहां पे, 10 दिन से एटीएम नहीं चल रहा है। लोगों को बैंकों में जाकर चेक भुनाने पड़ते थे, बैंक मैनेजर की खुशामद करनी पड़ती थी। कनेक्टिविटी नहीं है, ना आपका MTNL चलता है, मत कर ट्राई नहीं लगेगा, ये MTNL का नाम वहां पे रख दिया गया है। BSNL नहीं चलता, एयरटेल नहीं चलता। एक फोन कॉल करने के लिए आपको 5 बार 6 बार हेलो हेलो करना पड़ता है। इंटरनेट नहीं चलता वहां पे, और बहुत मुश्किल से कोई एक खबर या कोई एक समाचार वहां से भेजा जाता है। ये क्या हम अंडमान निकोबार के साथ कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा क्रांति तीर्थ है? वहां पे सर, एक सेकेंड, सावरकर के नाम पे हमने बड़ा हंगामा किया, सावरकर का प्लान हटा दिया गया। श्री जयसुदास Seelam, all those who associate will be ordered. Nothing goes on record, Sri Jayasudas Seelam. Yes, it is not going on record. Tarun Vijay, sit down. Tarun, sit down. Sit down. Sri Jayasudas Seelam. Draw the attention of the House for the non-implementation of AP Reorganization Act provisions. Sir, under the inevitable circumstances, when all the political parties have insisted, the Congress party, while affecting the division of the state, has ensured that the 5 crore people of Andhra Pradesh do justice by incorporating all the provisions. For instance, 13 national institutes and 3 international airports, 1 steel factory, steel plant in Kadapa, and then the industrial corridor, and then the railway zone, all these facilities, and these could have been not possible but for the division. I'm happy in the long run they will appreciate the good work, the good foundation laid by the Congress party. I know, sir, the present government, the Honorable Prime Minister, when he came to Tirupati, he said they are killing the mother for the sake of son. Sir, I request that his promise should be kept up. Our Honorable Mr. Venkaiah Naidu, who is a member of this House, while deliberations, it is true, sir, on 17th February evening, Mr. Jairam Ramesh ji is here, and Mr. Digvijay Singh ji, and my leader Rahul ji's intervention, we have arrived at 6 important decisions, go a long way in the development of Andhra Pradesh. One is the Polavaram project, second is the special category status for 5 years, and third, sir, the special package for 7 districts, 4 districts of Rayalaseema and 3 districts of Uttar Costa on the lines of Bundelkhand, and also, sir, special fiscal incentives and tax concessions on the lines of given to Himachal Pradesh. These are the 4 things, and the Uttarakhand is the special category status, just like the NDA government gave in 2002. They gave by a letter, by the decision of the cabinet, then sent to Planning Commission, and then it was sent for endorsement by the NDC. In this background, sir, we urge the government of India to implement these provisions in letter and spirit. Sir, they make lot of publicity, but the performance is zero. I am sorry to say, my friend Sri Venkaiah Naidu, he always
said that 5 years is not enough. In this own house, this house witnessed those proceedings. You are the direct witness, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to recall that the Honorable Venkaiah Naidu ji said Andhra Pradesh needs much better treatment. Not 5 years is enough. We are going to come to power in 2 months. We are going to make it. Sir, it is 3. We read that he is now saying applicability of that clause, acceptability of the states, and then consultation, and he says that feasibility has to be seen. Okay, his time credibility over. is down. I'm telling. Time over. Time over. Sri Vivek Gupta. Vivek Gupta. It is a liability for the state. Who? He has just said, sir. Sir, ये गलत बात Who is liability? He has just said Mr. Venkaiah Naidu is a liability. No, for Andhra that Pradesh. is expense. That's very unfair, sir. That is Very expense. unfair. Don't say like that. Don't Sit say down. that, please. That reference is expense. Sit down, sit down. Sri Vivek Gupta, your time is over, not going on record. Seelam, it is not going on record. Sit down. Vivek Gupta, please start. It is not going on record. Sit down. Seelam, it is not going on record. Take your seat. No. Sri Vivek Gupta, Sir, you please start. sir, one of the 12 mega diverse countries of the world, India is the habitat to 8% of world's biodiversity and 2% of the Earth's surface. The stress on environment for resources like fuel, power, minerals, among others, have adverse implications on the declining forest cover, diversion of forest land, environmental damage and wildlife. Sir, I would request the Minister to reconsider the delinking of forest clearance from wildlife impact assessment by the National Wildlife Board and allowing projects within 10 kilometers range of wildlife zones in demarcated eco-sensitive zones for such clearances. Also, sir, many project developers are permitted for canals, power lines and highways are permitted to cut forests before final clearance and before the consent of tribals is obtained. Sir, almost 70... Sir, yesterday in the rail budget we got to hear that all those who perform well will be rewarded. But sir, in the case of Bengal, a gross misinjustice has been done. West Bengal has added the maximum amount of forest cover in the last 2-3 years, yet our funding for against Campa has been nil, and we have been allocated the lowest amount of funds for National Afforestation Program. Sir, we are trying to show an example to the rest of India that forest cover can be increased while going for sustainable development and environment and infrastructure. But sadly, we are not receiving any support from the central government. I would urge the minister to look into this immediately and urgently and do something to encourage us so that we can do much more. Thank you, sir. Thank you very much, Sri Vivek Gupta. Dr. Sanjay Singh. माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे सदन को, हमको, आपको, सबको अपने लोकतंत्र पर विश्वास है और उस पर गर्व है और इसकी ताकत को सभी विश्वास करते हैं। अभी हाल ही चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक शुरुआत एक चाय वाले से शुरू हुई और देश के सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त किया। ये देश के अपने लोकतंत्र की ताकत का एक उदाहरण है। मैं एक बहुत गंभीर प्रश्न पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना लोकसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की जमीन बड़ी राजनीतिक तौर से बड़ी उर्वरा है। हमारे प्रदेश ने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ही आए, ये और भी सम्मानजनक बात है। और उसी उनके क्षेत्र जिसमें कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो 17 साल से अपने यूनियन के चुनाव के लिए तरस रहा है, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान, आज देश में 65% आबादी हमारे देश में युवाओं की है। प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे युवाओं को बहुत सारे उत्साह की बात उन्होंने की है। ये बात अजीब लगती है कि वहीं BHU में 2014 में 20 अक्टूबर को इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई लड़के मरे, बहुत सारे लड़के घायल हुए, और ऐसी घटनाएं तमाम सारे संघर्ष की समय समय पर हुआ करती हैं। वहां पर लिंगडोह का भी जो उनका बना तरीका चुनाव कराने का वो भी पालन नहीं हुआ। वहां पर छात्र की काउंसिल बनाने की बात हुई, 2-3 साल से वहां काउंसिल भी नहीं है। हमारे देश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने
बहुत सारे छात्र नेता ऐसा दिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ ख्याति प्राप्त हैं और हमारे देश में राजनीति का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे देश में अभी हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, जो बहुत ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। लेकिन मैं चाहता हूं माननीय सदन के माध्यम से, हमारी एचआरडी मिनिस्टर भी, शिक्षा मंत्री भी यहाँ बैठी हैं, उनके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिट किया था, वहां पर विद्यार्थियों में ने इनको मेमोरेंडम दिया, आपसे निवेदन भी किया और वहां की सारी घटनाओं से आपको भी जानकारी है। मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि आज इस बारे में भी, इस हाल में उनको इस अपने सदन में उनको इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए और हमें सबको आश्वस्त करना चाहिए कि जो लोकतंत्र की हमारी परंपराएं हैं, जो तमाम सारे छात्र नेताओं के माध्यम से हमारे देश को समय समय पर नेता मिलते हैं। ओके, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, प्लीज, टाइम ओवर। Okay, you all associate. सर, माननीय सदस्य की एक बात को मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कई छात्र मरे हैं लाठीचार्ज में, ये गलत खबर है, इस सदन में ये गलत खबर ना फैले, इसीलिए मैं उठकर, जी मैंने सुना प्रमोद जी, उन्होंने कहा कई छात्र मरे हैं, ये उनका वाक्य जो है वो सरासर गलत। Okay, all right, yeah. Lathi charge is not at the instruction of the minister. THU एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर को पूरा अधिकार है कि इंस्टीट्यूशन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी निर्णय लेना हो तो वो इंस्टीट्यूशन ही स्वयं लेता है। Okay, that's clear. That's clear. डॉक्टर श्री केसी त्यागी, श्री केसी, No, Naresh ji, no, see, Naresh ji, see, university is autonomous and vice chancellor is the final authority. You can decide. That is all what she said. What is it? है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं, तमाम ऑटोनोमस बॉडी वो इंडिपेंडेंट होकर सरकार से कोई मतलब नहीं रहा। यूनिवर्सिटी को कोई नहीं मानने वाला। यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी पत्र लिखे, माननीय मंत्री जी पत्र लिखे, देखे कैसे नहीं होता। माननीय मंत्री जी लिखे पत्र देखे कैसे नहीं होता। बीएचयू का मामला श्रीमन विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी है बीएचयू। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, आप वाइस चांसलर को डायरेक्शन दे दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। See, should we tamper with the autonomy of the university? That's what you are saying. ये भी बीएचयू के हैं अरविंद। Okay. लीडर भी बीएचयू के। All right. श्री केसी त्यागी, केसी त्यागी, सर केसी त्यागी। सर, पिछले दिनों महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, ये बहुत कम और छोटे शब्द नजर आते हैं जब एक तेजाब की शिकार महिला के दर्द के सामने। सर, तेजाब की जो घायल महिला है उसका जो जिस्म नहीं जहन भी छलनी हो जाता है। पिछले कई सौ वर्षों में महिलाओं में जो नया उत्थान और सोच पैदा हुई, उसके विरुद्ध ये कुंठित सभ्यता उस हथियार की तलाश में थी जो बहुत आसानी से उपलब्ध तो हो, साथ में उसकी चोट इतनी घातक हो कि पीड़ित महिला की आत्मा तक हिल जाए और कानून में कोई भी ऐसी धारा ना हो जो इस हथियार के इस्तेमाल पर कोई बड़ा सजा का प्रावधान रखती हो। सर, इसी के तहत शायद इस कुंठित सभ्यता ने बहुत सोच विचार कर महिलाओं पर अत्याचार के लिए तेजाब को चुना होगा। सर, एसिड अटैक के शुरुआती दौर में जो कानून बने, आप वहीं बैठ जाइए जाकर के। अगर हर चीज पे आप ऐसे कर रहे हैं तो उनकी जगह आप बैठ जाइए। और मैं तो 2 घंटे बोल सकता हूं बगैर पढ़े भी। आप कभी किसी चीज के लिए गंभीर भी हो जाइए। No, please.
सर Let him speak. ऐसे सस्ते कानून बने, ऐसे हल्के कानून बने जिसके तहत एसिड फेंकने वाले लोग, प्रेम प्रसंगों में असफल लोग, कुंठित लोग, घरेलू हिंसा में जो असफल हो गए, ऐसे सारे लोग, उन्होंने एसिड फेंकने का काम शुरू किया। कोई ऐसा कानून नहीं था, सब जितने भी कुंठित अपराधी थे वो सब बच निकले। इधर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई, उसके असर के बाद कुछ सख्त कानून बने, जिसमें एक था नॉन बेलेबल ऑफेंस फॉर द ऑफेंडर। लेकिन सर इसके बावजूद भी पता नहीं कौन से कानून का सहारा लेकर के वो बाहर निकले। पिछले दिनों जंतर मंतर पर उन पीड़ित महिलाओं ने जुलूस निकाला जिनके जिस्म की कल्पना आप नहीं कर सकते हो। आंखें साबुत नहीं थी, नाक साबुत नहीं थी, चेहरा विकृत था, लगता था जैसे किसी दूसरे लोक से वो महिलाएं आई हों। प्रधानमंत्री महोदय ने, गृह मंत्री महोदय ने, सदन के माननीय सदस्यों ने समय समय पर इसकी चिंता व्यक्त की है। मैं चाहता हूं उनकी पुनर्स्थापना के लिए कोई ऐसा आयोग बने, कोई ऐसा कोष बने जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि उनको कम से कम 10 या Time over. Time over. Okay, time हो गया. Time over, yes. Associate, all those who associate may be ordered, yes. Almost all. The associate may be ordered. Yes, from this side also. From this side also. I think there is a concern. Why not then? Yeah. Some, yeah. Mr. Naqvi, would you like to say something? Mr. Kasi Tyagi, we want stringent laws. नहीं माननीय, Why don't you inform Home Minister for necessary मुद्दा action? उठाया है, निश्चित तौर से वो बहुत गंभीर है और आज पूरा सदन इस जो माननीय त्यागी जी ने जिस इस विषय को लिया है उससे चिंतित भी है और इस संबंध में हम सरकार को अवगत। ओके, थैंक यू। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। Take some solid steps for stringent punishment for such people. Sri Hussain Dalwai. सर, थैंक यू सर। मैं इस सदन को फिर एक दफा, त्यागी जी सर, इस सदन को फिर एक दफा मैं गांधी जी की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने इस देश के आजादी की खाली नेतृत्व किया ऐसा नहीं, बल्कि दुनिया को अहिंसा से अपने अधिकारों के लिए किस ढंग से लड़ना और अपने अधिकार मिलाना ये भी सिखाया है। ये गांधी जी की पूरी दुनिया 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस, उस दिन अहिंसा दिन मनाती है। ऐसे गांधी जी को, जिनको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उसको मारने वाले इस देश के पहले आतंकवादी गोडसे का शौर्य दिन मनाया इस देश में जाता है। उसको नेशनल हीरो किया जाता है, उसके पुतले लगाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर को उनका नाम देने का चला है, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर तो देव के बनाते थे। इस तरह के खूनी लोगों के मंदिर बनाने का इस देश में कभी हुआ नहीं, ये हो रहा है। आतंकवादियों के मंदिर, वो मोटरसाइकिल रैली निकाल के उसकी आइडियोलॉजी का प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखा हूं और मैंने कहा कि ये बंद करिए, ये त्वरित बंद होना बहुत जरूरी है। नोबेल लॉरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूं, ये जो हो रहा है वो बंद कभी होगा और बंद करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? और माननीय प्रधानमंत्री ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया, वो जवाब देंगे क्या? ये भी मैं सदन के जरिए आपके जरिए पूछ रहा हूं। तरुण विजय जो गॉडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं। ओके, श्री अहमद पटेल।
Sri Ahmed Patel, yes. Yes, no, okay. You associate, that's enough. Yeah, ठीक है. Now silence. Sri Ahmed Patel. Yeah. Now please, Rabola बैठिए. Sri Ahmed Patel, please. Now please listen. उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से किसान आज जो यूरिया की कमी जिसकी वजह से परेशान है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। किसान ऐसे भी परेशान है, न तो उनको बिजली मिल रही है, न तो पानी मिल रहा है, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस की वजह से परेशान है, वादे किए गए थे, कुछ वादे पूरे नहीं है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हो या कुछ और हो। लेकिन हाल ही में जो यूरिया की कमी है, मेरे ख्याल से उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। और रेलवे बजट जो आया, वो जो कमी थी वो पूरी कर दी गई और उनके जख्म पे नमक छिड़कने की एक कोशिश की गई। 10% फ्रेट बढ़ाया गया। तो किसान आज परेशान है, एजिटेशन हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। हरियाणा में तो यहाँ तक परिस्थिति है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन के जरिए यूरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जो यूरिया की परिस्थिति है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 50% से ज़्यादा 300% लोगों को ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये मेरे ख्याल से जो सरकार की जिस तरह से पहले कदम उठाने चाहिए, जिस तरह से इंपोर्ट करना चाहिए सही वक्त पे, जून और अक्टूबर के बीच में जो इंपोर्ट होना चाहिए था 44 लाख टन यूरिया का, वो नहीं हो पाया और उसकी वजह से परिस्थिति का निर्माण, जैसे कि पॉलिसी टोटली पैरालिसिस हो गई है। इस तरह का नहीं। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं लैंड हेल्थ कार्ड के बारे में। जब खाद ही नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, तो लैंड की हेल्थ क्या होगी? और हेल्थ ही नहीं होगा तो कार्ड कहाँ रहेगा? तो ये इस तरह की परिस्थिति है। उसके लिए मेरे ख्याल से सरकार को कुछ करना। हमारी जो ज़रूरत है, जो खपत है 300 लाख टन है और हमें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फर्टिलाइजर वो 225 लाख टन है। तो ये कमी कहाँ से पूरी की जाएगी? जहाँ तक इंपोर्ट नहीं हो, सही वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो, तो सरकार की जो पॉलिसी है टोटली पैरालिसिस है। मेरे ख्याल से सरकार को किसान के बारे में चिंता करनी चाहिए, उनको सही वक्त पे फर्टिलाइजर मिल सके ताकि वो अपनी खेती कर सके और वो परेशान ना हो। तो सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हस्तक्षेप करें और जो किसान की जो परिस्थिति है, जो यूरिया नहीं मिल रहा है, समय पे उनको यूरिया मिले और उनकी कठिनाई दूर हो, उसके बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। कुमारी सलजा Yes. All कुमारी शलजा, मैं बोल रही हूँ। कुमारी शलजा टू एसोसिएट प्लीज। Yes, you can say. मैं बोल रही हूँ। या बोली। सर, आज के दिन देश का किसान एक बहुत ज़्यादा मुश्किल की परिस्थिति से गुजर रहा है। सर, इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत आज किसान को ना तो अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उचित वृद्धि होनी चाहिए, ना तो वो मिल रही है। दूसरी ओर उसके ऊपर ये लैंड एक्विजिशन बिल का एक उसके सिर पर तलवार टंगी हुई है। सर, तीसरी जो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा आज के दिन है वो है यूरिया की कमी का। सर, ये सरकार दावा बहुत करती है कि यूरिया की कमी नहीं, लेकिन अगर हम राज्यों में जाकर देखें तो जो स्थिति किसान की आज के दिन बनी हुई है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसी के कारण किसानों को कभी रेलवे लाइन पर उतरना पड़ता है, कभी सड़कों पर उतरना पड़ता है। सब मेरे अपने राज्य में हरियाणा में इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि दंगे जैसी स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। सर, ऐसा कभी देखा है कि पुलिस थानों के अंदर महिलाओं को लाइनें लगानी पड़ती हैं, उनको वहां से कूपन दिया जाता है, वहां से यूरिया के लिए पुलिस थानों में जाए। बिचौलियों के मजे हैं, उनके वारे न्यारे हो रहे हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये दावा करते हैं कि कमी नहीं है, लेकिन कमी कैसे नहीं है? सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून से अक्टूबर 2014-15 में केवल आयात हुआ 17.37 लाख टन का यूरिया का, और जबकि 2013-14 में 42.82 लाख टन का हुआ था। तो ये कमी कैसे हुई? इनके दावे खोखले। अभी यहाँ पर मंत्री जी थे, वो नहीं हैं उपस्थित, लेकिन सर ये देखना पड़ेगा। और मेरे राज्य में तस्करी चल रही है। मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री एक बात कहते हैं, लेकिन तस्करी चल रही है। दूसरे राज्यों में जा रहा है यूरिया हरियाणा से, क्योंकि वहां पर वैट नहीं है,
तो ये सारी गलत नीतियां हैं भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की, जिसके कारण इतने ज्यादा मुश्किल की स्थिति पैदा हो चुकी है। नाउ श्री प्रभात झा। ओके, श्री प्रभात झा। No, that's okay. That's all. You only name to be associating members. Prabhat Jha, please. No, it won't go on record. Prabhat Jha. उपसभापति महोदय, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान शून्यकाल में उठाए गए इस बात पर लाना चाहता हूं। हमने सुना था कि दवाई की से लोगों की रक्षा होती है, लेकिन कुछ दवाइयां प्लास्टिक की बोतलों में बांटी जा रही है, उसके कारण तमाम सारे रोग हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर प्रमुख सलाहकार निकाय द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी TDAB में सुझाव दिया था कि सरकार को तत्काल प्राथमिक तौर पर प्राथमिक श्रेणी के ऐसे बोतलों का इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना चाहिए जो प्लास्टिक के हों। DDAB गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों पर इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्लास्टिक या पॉलीएथेनिक टेरेफ्लेट PET जिसको कहते हैं, बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है। हम जानते हैं कि बच्चे कफ सिरप, अन्य जो होते हैं, इंट्रावेनस जितने भी फ्लूइड होती हैं, ये सारी चीजें टैबलेट के रूप में नहीं ले पाते हैं, ये सिरप के रूप में उनको दिया जाता है। और ये प्लास्टिक, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में अधिसूचना जारी करके प्लास्टिक बोतलों के उपयोग पर रोक लगाया था। सिरप बोतलों पर बेचने पर रोक लगा दी थी। 15 नवंबर से यह प्रभावी हो गई थी। उसके बाद भी अभी भी यह पूरी तौर पर जारी है। दवाइयां एक नहीं अनेक दी जा रही हैं। हमारे यहां पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अभी तक पाबंदी नहीं लगी गई है। और यहां यह हो रहा है कि लीचिंग इफेक्ट के कारण कुछ घातक रसायन बोतल के अंदर मौजूद दवाओं को प्रदूषित कर देते हैं और इन रसायनों का मनुष्य के हार्मोन सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और यहां तक कि उनको कैंसर जैसा रोग, अस्थमा, अन्य अनेक रोग होने की संभावना हो रही है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तापमान में काफी भिन्नता होती है। प्लास्टिक बोतल दवाओं पर विपरीत असर डाल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्लास्टिक की बोतल एवं कंटेनर में दवाएं व खाने पीने की चीजें बिकने के कारण पुरुषों के महिलाओं की प्रजनन क्षमता घट रही है, गर्भपात, कैंसर व बच्चों में अस्थमा का जोर हो रहा है। मेरा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन है कि उनके आदेश के बाद, उनकी पाबंदी के बाद अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, उन बोतलों पर तत्काल रोक लगाई जाए। दवाओं से शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, न कि दवाओं से अस्थमा और कैंसर जैसे रोग होने की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं तत्काल ऐसे प्लास्टिक बोतलों पर जो दवाई दी जा रही है, ऐसे ड्रग्स पर, ऐसे सिरप पर रोक लगाई जाए, यही निवेदन है। धन्यवाद। श्री डी बंदोपाध्याय। Yes, those names who associate may be recorded, please. Sir. Yeah. Thank you, sir. Representation Sri of Bandabhadia. Bengali language in Devanagari script in government advertisement. At the very outset, I wish to congratulate the government of India for paying a tribute to the 22 scheduled languages of India on the occasion of Matri Bhasha Divas. But unfortunately, recently there has been some bad news. The government of India, through the Ministry of Human Resources Development, had published a message in a popular English daily on Matri Bhasha Divas. The advertisement had 22 scheduled languages of India, but Santali language was represented Devanagari script. Sir, this is a great insult to the Santali community of India as well as to Guru Gomke Pandit Raghunath Murmu, the inventor of all cheeky script. Sir, the Santali community has a long history of struggle.
They contributed to the freedom movement through Santal rebellion. The legends of Birsa Munda, Sidhu Kanu are popular in Bengal. You would be happy to know that West Bengal has given second language status to the Santali language. Schools with all Chiki as medium of instruction has been set up by Mamata Banerjee's government. A university after Sidhu, Kanuha and Birsa has also been set up in Purulia district of West Bengal. West Bengal government has started a separate department of welfare for the tribal people. This has been truly appreciated, and this is true unity in diversity. Sir, through you I wish to make a grievance known to the government. They must provide a suitable explanation for the lapse on the floor of this house and issue an apology to all the Santali speaking people in India. Thank you, sir. Thank you, Mr. Bandabadhyay. Yes, names. Yes, all names who associate may be recorded. Sri Ramdas Atwale. Yeah, please. Up-Sabhapati Mahoday. Chiki language was recognized, and on that in Bengal the special initiative being taken since last more than 5 years or so, and that should be duly honored and duly recognized by the government of India. Okay. Sri Ramdas Atwale. उपसभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, महिलाओं पर तो बलात्कार अत्याचार हो ही रहे हैं, लेकिन 3 साल की बच्ची हो, 7 साल की बच्ची हो, महाराष्ट्र में मतलब 15 तारीख को एक रायगढ़ जिले के इंदापुर गांव की एक लड़की थी, शादी के लिए गई थी लोनावला। वह कुमार रिसोर्ट, एक कुमार रिसोर्ट है, वहाँ होटल है, बाद शादी थी और रात को 8 बजे उस लड़की को वहाँ से उठाया और वो लड़की के ऊपर 2 बार बलात्कार करके उनकी बॉडी 17 तारीख को मिली थी। मैं वहाँ 20 तारीख को जाकर आया, तो अभी तक मतलब एक आरोपी का आरोप किया है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इसी तरह की घटना, इसी तरह की भावना, मतलब 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, ये क्या मतलब भावना होती है क्या? मतलब मानवता को कलंक लगाने का ही काम है, भारत के इस अस्मिता को कलंक लगाने का ही काम है। तो फांसी की सजा देने का, तो बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा तो बाद में होती है, लेकिन शिवाजी महाराज के कार्यकाल में मैंने पहले भी मांग किया था कि इसी तरह का कोई बलात्कार करने वाला कोई आदमी होगा, लड़का होगा, कोई आदमी होगा, उनके हाथ पैर तोड़ना चाहिए, मतलब उनके हाथ पैर तोड़ना चाहिए और उनकी भावना जो है, ये भावना को खत्म कैसा कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का अत्याचार ठीक बात नहीं है। मतलब ये 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, अगर आपको कोई करना है तो मतलब सहमति से कोई प्रेम करना है तो हो सकता है, लेकिन इसी तरह मतलब किसी की सहमति और 7 साल की बच्ची, No, please. 7 साल की जो बच्ची है, Please listen, please listen. सीरियस है। Order please, order please. मुझे लगता है कि इसी तरह का अत्याचार बहुत गंभीर है, इसीलिए ऐसे लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो बताया है कि फांसी तो बाद में होगी, लेकिन इसी तरह का इंसिडेंट करने वाले को हाथ पैर तोड़ने का कानून बनाना चाहिए। और इस हाउस के तमाम लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि कानून बनाने का स्थल है, लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बनाते हैं और ऐसी प्रवृत्ति को एकदम खत्म करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। Yes. Many members are associated, may be ordered. Would you like to? It's okay. Yeah. Now, Sri K.N. Balgopal. Sir, this is an issue connected to the layoff in TCS and other IT firms in the country. Sir, starting from the 8th December, Tata Consultancy Service have been illegally terminating thousands of its employees with no concerns for procedures and the right of the employees. Media report at that time told that they are planning to terminate 25,000 people, but because of the public uproar, they kept it in abeyance. Sir, when asked for explanation, the organization offered no special importance to the termination and maintained that the move was part of a workforce restructuring and is nothing out of the ordinary. Thousands of employees have been sacked suddenly and thrown out of the office, leaving them no buffer time for searching jobs in other organizations. There are
no clear legal mandate to be followed by the IT firms which respect to employees' rights. There are no monitoring mechanism from the government side to check these terminations. Sir, now there is a grievance. There is no grievance redressal mechanism. Moreover, employees with more than 8 years of experience do not have much of their future in IT industry now, as all other major IT firms restrict senior experienced candidates. The sacked employees are shocked and terrified by and face a bleak future. Sir, this is not only in TCS, sir. Recently, iGate, a major IT firm in Hyderabad, they decided to terminate 3,000 employees. Yesterday, the Nokia incident was described here. 25,000 people were sacked. Sir, this is not only IT, new generation employees, all are like that, sir. In TCS, there was a strike, there was a protest. In Cochin, the DLO, District Labour Officer, invited them for a discussion, but no one from TCS came for a discussion, and this 25,000 people's future is at stake, sir. According to the TCS latest business reports, the firm's robust growth remains unchanged. They had also stated that they would recruit 55,000 people, employees in this financial year. Under these circumstances, it is very clear that the termination is highly inhuman, illegal. Sir, TCS is the largest IT conglomerate in the world, sir. So there is no dearth of profit, sir. Sir, media reports suggest that this will continue in the future, and I urge upon the government through you, sir. The government should take some proper mechanism to address the issues of IT and new generation industries, sir. There may be some separate laws, but the government should take it. Otherwise, we are saying glittering examples about the robust growth, but the younger generation of this country is facing, and the TCS and other companies like Infosys and other companies, if they are facing these kind of problems, then how? Okay, time over. Time over. Yeah. There and participate in the agitation of the TCS employees in Cochin, sir. Yeah. This is the new trend in IT industry. They are terminated the person who had more than 10 years experience, keeping a skeleton of the experienced persons. Well, then they recruit the freshers. That is for they are getting the freshers with the lowest salary. Then they are going to making more profit. Are they exempt and from they are labor not ready, laws? sir. They are not ready to obey the existing labor laws in the country. The employees approach the labor officer, and labor officer send a notice to the management, but the management is not ready to appear before the labor officer, sir. This is a very serious issue. I want a response from the minister. Law minister is here, I think. See, the fundamental question is, the basic question is, are they exempt from? Just one minute. Yeah. I'm telling you that this kind of inhuman retrenchment is taking place, particularly when the TCS reflects earned the biggest, highest rate of growth among all the IT companies. At that material time, this is happening. Second, this kind of retrenchment is violating the last come first go method, which is generally followed, accepted procedure to be followed when you need to terminate. All right. So I only that it needs government intervention. Sit down. And government intervention, and please sit down. In this way, okay, you made your point. Promote ease of doing business. Sit down. Take your seat. Okay. Yes, take your seat. Now, Mr. Law Minister is here. Now, please sit down. Sit down. Mr. Law Minister is here. Are these companies exempt from labor laws of the country? Could you look into it? No, see, could you look into it? Because this is a serious problem. I have taken note of it. I will look into it. Look into it and see, if there are labor laws, it should be. It has to be. It has to be. When so many people are terminated like this, that took. Okay. I am not directing anything. I only asked a question. I only asked a question. Sit down. Now, Sri P.L. Punia. Ask them to whether they are implementing or not. I am not asking you to direct, sir, whether they are implementing or not. You made your point. It is on record. Government is aware of it.
You know the government will... I never said Venkaiah Naidu is a liability. His party is a liability. That's what I said. All right, all right. Sri P.L. Punia. P.L. Punia. P.L. Punia. Sri P.L. Punia. शुरू करो। मैं उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये अलग बात है कि पूरा आरक्षण अभी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन जुडिशरी में रिजर्वेशन फॉर जजेस उसकी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। उसकी बात अगर छोड़ भी दें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉइज हैं, कम से कम उसमें तो आरक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट वो अपने अपने तरीके से कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था करते हैं, लेकिन देश की सभी हाई कोर्ट्स में दिल्ली और मुंबई के ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पर आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाह पाते हैं और ये उनकी जिम्मेवारी है कि संविधान में जो प्राविधान है उसका वो भी लागू करें। सुप्रीम कोर्ट में भी ये व्यवस्था लागू नहीं है। अनेक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की, चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें भी इसका कोई उल्लेख और चर्चा कभी आज तक नहीं हुई। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो उसमें फैसला अक्सर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ जाता है और अनेक ऐसे मामले आए हैं जब पार्लियामेंट ने खड़े होकर ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उससे हम सहमत नहीं है और संविधान संशोधन किया, तो हम उसके लिए आभारी हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए केवल ये पार्लियामेंट, ये जनतंत्र की व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था यही हमारा साथ देती है, हम उसके बहुत आभारी हैं। लेकिन ये अवश्य होना चाहिए, देखना चाहिए जिनको अधिकार दिया है कि किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए उनकी व्यवस्था है, लेकिन जब वही अधिकारों का हनन करेंगे तो फिर कौन कहां जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था हो और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 तक जो भी बचे हैं जिनकी व्यवस्था नहीं है उसमें भी कठोरता से आरक्षण को लागू किया जाए। धन्यवाद। Okay. Yes, those who associate, yes. All the names who associate may kindly be recorded. Sri Joy Abraham. More than 12 lakh rubber small and marginal farmers are in distress, especially in Kerala. The natural rubber prices has gone down by 50%. See, the price fall is mainly due to the indiscriminate imports of natural rubber by the central government. See, the industrialists are taking advantage of the lower price level prevailing in the international market as compared to the domestic market. Imports are allowed freely, disproportionate to the actual shortage. Sir, the actual shortage in 2012-13 was only 60,000 tons, but they imported 2.17 lakh tons. See, during 2013-14, the actual shortage was well below 1.20 lakh tons, but the actual imports were 3.25 tons, metric tons. During 2014-15, see, now the imports have crossed 4 lakh metric tons as of now. This is very bad. See, the imports are continuing unabated without any stop. See, the government
has formed a committee to review the natural rubber price. The committee was formed in June 16th. Its period was 6 months. Its period expired, but no report has come in. The committee has not put forward any report, but the imports are still coming in. So the government shall intervene, the central government shall intervene and stop this import of natural rubber forthwith, at least for 1 year. That's my demand. The import duty of natural rubber other than latex is now 20% or ₹30, whichever is less, with a price cap. This should be raised to 25% without any price cap. The import duty of rubber latex, centrifuge latex, 60% concentrated latex is 70% or ₹49, whichever is less. That should be retained. So, the government shall intervene to save rubber cultivators who are actually on the verge of suicide. Government shall give assistance from 1,000 crore price stabilization fund with the Commerce Ministry. The fund is simply idling there. And also the government shall give assistance to the Kerala government in its procurement drive. The grower should not be allowed to abandon the cultivation of rubber, which is a strategic product. Sir, I solicit the good offices of the Honorable Minister. Time ho gaya. Yeah. Yes. You are associating. I am not only associating, sir. This is a very important issue. Thousands of farmers are in a serious crisis and seriously affect the economy of Kerala. I have submitted a calling attention notice. The last session it had been admitted by the Honorable Chair. This week also I have submitted a notice, and I request the Chairman to kindly consider the notice and initiate a structured discussion on this issue, sir. If you have given notice, Honorable Chairman will look into it. Honorable Chairman will look into it. Yeah. Very serious matter. We have just in the Commerce Committee gone on a tour of Kerala, and we saw the condition of rubber cultivators. Matter is demanding immediate and urgent steps from the government. So please, if he has given a short duration discussion notice, kindly ensure it is accepted and we have a full debate. Okay. Okay, Honorable Minister, please. सरकार को इस पे कोई आपत्ति नहीं है. इस मुद्दे पर अगर नोटिस माननीय सदस्य देते हैं तो वो चर्चा के लिए हम तैयार हैं. Okay. And discussion and then necessary action from the government. Okay. Thank you. Professor M.V. Rajiv Gowda. Sir, the UPA government undertook many innovative initiatives. One of them was to take advantage of the hospitals attached to the Employee State Insurance Corporation, the ESI, and to set up medical colleges in association with those hospitals. Unfortunately, sir, 13 such institutions, including in Bengaluru and Kalaburgi, have been shut down by this government, jeopardizing the future of thousands of students, teachers, paramedical staff and others. Sir, students have been offered two very undesirable options. One, to complete the 5-year course at the existing college, which will run into trouble with Medical Council of India recognition because MCI only recognizes institutions that have batches across all 5 years. Only 2 batches will therefore get recognition, and then their whole career will be in jeopardy. The other alternative that has been given is to transfer to state medical colleges. This means that these students will have to start their educational lives all over again jeopardizing their future and causing them untold hardship just because of short-sighted decisions on the part of this government. The ESIC board's decision on January 4th, 2015 is also a huge waste of public money. Around 5,000 crores has already been spent in constructing and running these institutions. If the Labour Ministry is unable to fund these ESIC institutions, the government must take over these institutions. Maybe the Union Health Ministry, the HRD Ministry, or solutions must be implemented as soon as possible. This is an example of intelligent use of resources
Instead, the government is closing these ESIC medical education institutions. This is a blow to our already beleaguered public health system and publicly funded medical education. I urge the government to take urgent action and remedy these injustices that are being caused to students and to resources all over India. Yes, yes. You are all associating. You are all supporting. Okay. All of you are speaking. What can I do? All of you are speaking. If all of you are speaking, what do I do? Okay. Add all names. I am going to call special mention. Yeah. Okay. New colleges that have been put in place, their functioning must continue so that students do not suffer and hospital can continue to deliver Okay. the goods. All right. That is the point. I just got the that must point. be taken care of. All right. Now you take your seat. Yes. Associate. Yes. What is that you are saying? Yes. Are you supporting or opposing? Opposing. The building has been completed. The foundation stone was So you are laid supporting? yes. You are- Medical college Okay, under okay, okay. ESI. You are And now associating. they are not Support. opening it. All right. All right. Yes. Yeah. A medical college, 500 crore rupees. At Kollam. Yeah. In Kerala, I know. And now they decide. I know. Kollam also there is a college. Kollam, yes, sir. Sit down now. So there is a Okay, medical that's college in enough. Kerala. They are not. Okay, fighting. government will examine this. Government is not Okay, please sit responding. down. Government will examine this. Sit down. Now, please, I am now taking a special mention because I have 5 minutes left. Sri Arvind Kumar Singh. Arvind Kumar Singh. Oh, yes. You want to read? Read. I don't think you will get. Better lay. There will be no time. Later. So say you have to say you say the subject only. Subject बताओ और ले करो. Subject बताओ और ले करो. इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति एवं कुलपति की नियुक्ति के संबंध में मैं ले करता हूँ. Okay, धन्यवाद. Now, श्री रामनाथ ठाकुर सब्जेक्ट बताओ उसके बाद ले करो. सभापति महोदय, मैं हाजीपुर से शाहपुर पटोरी होते हुए बछवाड़ा सिंगल लाइन को डबल लाइन के लिए अनुरोध करता हूं. अच्छा. और बोलो ले करते हैं. ले करते हैं. अच्छा. श्री अम्बेद राजन नहीं है. Okay, you can then do it later in the evening. Shri Tarun Vijay. Just 1 minute, sir. Demand to celebrate Rajendra Cholan's millennium anniversary. Rajendra Cholan I was the great son of Rajaraja Chola I, and is one of the greatest rulers and military leaders of the Indian Tamil Chola Empire. He succeeded his father in 1014 CE as the Chola Emperor you can read during his reign. Say, if it is reading, you can do later. Reading, you will get time in the evening. Okay. But you are fond of Tamil Nadu and Tamil Nadu kings and what happened, Tarunji? Hey, Tarunji, are you going to shift to Tamil Nadu? You are nowadays taking up Tamil Nadu issues again and again. He may go and fight the election. Sri K.N. Balko. Sri K.N. Balgopal. Andaman Nicobar. K.N. Balgopal. Yes, sir. Sir, this is about Mandra Island. The island would be the first island in the country which might be drowned because of global warming, and this is for protecting the Mandra Island from drowning. I am laying this. Chaudhary Manwar Salim. ले करो. माननीय सभापति महोदय, मैं देश लेकर रहा हूं सर. देश की महान सन्यासी मदर टेरेसा पर इल्जाम लगाने वाले संगठनों और लोगों पर कानूनी कार्रवाई चाहता हूं और अपना स्पेशल मेंशन ले करता हूं. Now, Vishwambar Prasad Nishad.
विश्वम्बर प्रसाद निषाद नहीं है। श्री मोतीलाल वोरा लेकर दीजिए। मोतीलाल जी लेकर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, सब्जेक्ट बताओ, लेकर दीजिए। दूध में बड़ी मात्रा में मिलावट की घटना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम आदि राज्यों में जो नमूने पाए गए वो शुद्धता के मानक के अनुरूप नहीं थे। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है। अच्छा, कि वे इस दिशा now में it is question hour. कार्रवाई करें। Sure, our time is over. Now